सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रोविजन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज हम खाद के बारे में। जो आपका मेन्योर होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो डिटेल से होने वाला है। हर आपको चीज़ जो अभी आपके डाउट है उस हर चीज़ आपको अच्छी तरह बताई जाएगी। पूरी थ्योरी है। आप इससे हर एग्जाम आपकी क्रैक कर सकते हो या पास कर सकते हो। आप हर एग्जाम, चाहे आप सीयूटी हो, चाहे जेट हो, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे ए हो, हर एग्जाम आप इसके क्रैक कर सकते हो। इस जो मैं सेशन लिया पिछले से 2 क्लासों में हमने बात की। जो आपके पोस्ट तत्व होते हैं आउट पोस्ट की पूरी डिटेल से बात की है। उसकी थ्योरी भी ये बात की है। उसकी आपको जो आपकी उसकी पीडीएफ है वो आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे एग्रोविजन पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस बार आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज बात करेंगे खाद मेन्योर की बात करने वाले हैं इस सेशन में आज हम। तो बात करें खाद। खाद क्या होता है? खाद शब्द संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है भोजन। खाद शब्द संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? अर्थ क्या होता है उसका? भोजन होता है। खाद्य शब्द संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से जिसका अर्थ होता है भोजन होता है। परिभाषा की बात करें तो कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता देते हैं कि परिभाषा क्या होती है इसकी। पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वे सभी कार्य पदार्थ जिनको भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जाए जीवाश्म खाद कहलाते। कहने का मतलब होते हैं वे कार्बनिक पदार्थ जो मृदा में मिलाने पर मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं, जिससे पौधा अधिक अधिक ग्रोथ कर सकता है और अधिक उत्पादन दे सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। फसलता पशुओं के से उत्पाद जैसे गोबर हो गया, आपका मूत्र हो गया, फसलों के अवशेष आदि उपयुक्त नमी नमी को तापमान पर रखने से प्राप्त पदार्थों खाद कहते हैं। कहने का मतलब होता है जो भी आपका गोबर होता है, मूत्र होता है, फसलों के अवशेष होते हैं, उनको उपयुक्त नमी, मुख्य रूप से क्या, मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? नमी। और दूसरा क्या, आपका तापमान, दोनों को मतलब कि फिक्स टेम्परेचर या एक उपयुक्त टेम्परेचर पर और नमी पर अगर आप उनको भंडारित करोगे तो अपघटन से एक अच्छा खाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको अच्छे पोषक तत्व प्राप्त होंगे, तो उससे उत्पादन आपका अच्छा इंक्रीज होगा। ठीक है। कार खाद कार्बनिक पदार्थ। खाद क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। खाद क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे उर्वरक होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे खाद आपकी क्या होती है? कार्बनिक खाद होती है, जिसमें अच्छे खासे पोषक तत्व आपको देखने को मिल जाए। उसमें आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मान लो, आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स मान लो, आपके द्वितीय पोषक तत्व है उसमें मिल जाते हैं। जैसे कार्बनिक खाद की बात करें कौन कौन सी होती है आपकी? जैसे एफएमआई होगी, फार्म फार्म यार्ड मैन्योर होगी, जैसे आपकी कंपोस्ट हो गई, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट हो गई आपकी, उसमें हरी खाद आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। बात करते हैं, अब की बार की बात करें, कोई कोई पूछने वाला है कि सर खाद मतलब कि इसकी खाद के प्रयोग से होने वाला लाभ को कौन पूछने वाला, मेरिट ऑफ द मेनोर को कौन पूछने वाला? तब की बात सुपरवाइजर की 2026 में आपकी एग्जाम हुई है अभी जस्ट 18 अप्रैल को। उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि मतलब जैसे आप आपकी मृदा उसमें इसमें कार्बनिक या खाद डालते हो या कार्बनिक खाद डालते हो, उसकी आपकी क्या क्या बेनिफिट है? उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, ये था कि अगर आप कार्बनिक खाद डालोगे तो उसमें डिजीज इंसिडेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो इसके बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप जाके पेपर को आप नोट कर सकते हो। तो कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं, अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से क्या पूछना है, जिसको आप छोड़ते हो उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। तो बात करें खाद के मेरिट्स की बात करते हैं या उसके प्रयोग से होने वाले लाभ की बात करें तो खाद से क्या होता है? मृदा की भौतिक दशा, जैविक तरासत में सुधार होते हैं। भौतिक दशा के कहने का मतलब होता है भौतिक दशा के माध्यम से किसी जो कोई खाद है उसमें मतलब आपके क्या बोलते हैं जो रंध्र होते हैं उसे कम होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ मिलने से रंध्र की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे ये उसकी भौतिक दशा होती है। जैविक पदार्थ का मतलब होता है जिनकी कार्बन मतलब कि आपकी जो जो आपकी जो भी आपके क्या होते हैं जीव होते हैं, जैसे आपका केचुआ हो गया या एक्नोमाइटिस, उसकी मात्रा उसकी संख्या बढ़ जाती है। रासायनिक दशा में सुधार का मतलब होता है जैसे आपका पीएच मान लो को डिक्रीज है तो उसको कार्बनिक पदार्थ मानने से जो आपका सारी मृदा होती है उसमें आप जैसे कार्बनिक पदार्थ डालते हो उसका जो आपका पीएच होता है वो डिक्रीज होता है, इसकी रासायनिक दशा होती है। ठीक है। इस प्रकार से ये खाद उसको प्रभावित करती है। बात करें सेकंड की, खादों का प्रयोग से करने से मृदा के सूक्ष्म जो सूक्ष्म रंध्र की संख्या व जलदार क्षमता बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप खाद मृदा में डालोगे तो उसके जो आपके सूक्ष्म रंध्र होते हैं या सूक्ष्म जो आपके जीव होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी जलदार क्षमता भी उनसे बढ़ जाती है। जो आपका मृदा जो आपका जल होता है उसका रिसाव कम होता है, उसकी लीचिंग आपको कम देखने को मिल जाती है। मृदा घनत्व, जो आपका मृदा घनत्व उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा इंपॉर्टेंट लगा लेना, मृदा घनत्व के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ करने से मृदा घनत्व कम हो जाता है। कहने का मतलब जैसे आप मृदा में कार्बनिक पदार्थ मृदा घनत्व कम होगा, मतलब आपकी बीडीओ पीडी जो मेडी पीडीओ दोनों की आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। मृदा तापमान की बात करें, खादों का उपयोग करने से गर्मियों के दिनों में मृदा तापमान नियंत्रित होता है। जैसे आपकी गर्मियों में तापमान मृदा का अधिक होता है, जैसे आप कार्बनिक पदार्थ डालोगे उसका तापमान आपका मेंटेनेंस हो जाएगा, मतलब आपका तापमान एक फिक्स टेम्परेचर हो जाएगा, न तो ज्यादा होगा न कम होगा।
बात करें पांचवा जैविक दशा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ प्रयोग करने से सूक्ष्म जीवों की रसशीलता बढ़ जाती है। कहने का मतलब होता है जैसे आप मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालोगे तो उसमें हुमस की मात्रा बढ़ेगी तो आपके सूक्ष्म जीव बढ़ेगी, इसलिए जैविक दशा में उसका सुधार होगा। खादों को प्रयोग करने से सारे मृदा में सुधार किया जा सकता है। जैसे जो आपकी खाद होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी अम्लीय प्रकृति होती है। जैसे आप सारे मृदा में डाल दो उसकी जो मृदा होती है उदासीन हो जाती है, वो है सारे से आपकी उदासीन मृदा आपको देखने को मिल जाएगी। खादों का प्रयोग करने से मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है। जो खादों का उपयोग करने से मृदा में जैसे केंचुए की मात्रा, पोषकों की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, उसका आपको उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें लास्ट आपकी आज की, इसमें सॉरी आज की इसकी लास्ट जो आपका इंपोर्टेंस हुआ, ये पौधों की सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कहने का मतलब होता है ये पौधों को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे पौधे की वृद्धि अधिक होती है, उसकी गुणवत्ता अधिक होती है, उसकी जो आपकी फोल्डर यील्ड होती है, जो आपकी इकोनॉमी यील्ड होती है, वो आपको बेटर प्राप्त होगी उससे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट जीवाश्म खादों की उपयोगिता। इसकी क्या क्या उपयोगिता, जो जीवाश्म खाद है उसकी उपयोगिता क्या होती है, इसकी बेनिफिट्स क्या क्या, मतलब कि आपकी उपयोगिता क्या क्या होती है। कहने का मतलब ये वर्तमान में उच्च विश्लेषण उर्वरकों के प्रयोग से सूक्ष्म व गौण पोषकों की कमी आ रही है। कहने का मतलब है जैसे आप उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं तो उर्वरकों की बात करें, उर्वरकों में क्या होता है उसके आपके एक या दो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। जैसे मेजर न्यूट्रिएंट्स आपको मोस्टली मिल जाएंगे, एनपीके मिल जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म पोषकों की आपकी मृदा में कमी आज देखने को मिल जाएगी जब भारत या राजस्थान की बात करें। तो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगाना जो आपकी अगली वाला लाइन बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहने का मतलब आज भारत में लगातार रसायनों को जैसे आप रसायनों का उपयोग करें, उर्वरकों का उपयोग करें, इससे मृदा में क्या हो रहा है, जो आपकी 47% जो मृदा में कमी है उसकी जिंक की कमी देखने को मिल जाएगी आपकी। बात करें सेकंड की, बात करें तो 11.5 आपकी लोहा आयरन की कमी देखने को मिल जाएगी। थर्ड की बात करें तो 4.8 कमी आप कॉपर की आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें लास्ट फोर्थ नंबर पे तो 4% आपको एमएन की कमी आपको देखने को मिल जाएगी। जो भारतीय राजस्थान की मृदा है उसमें अधिक उर्वरकों का उपयोग करने से आपकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है बहुत अधिक कमी आपको देखने को मिल रही। मोस्टली रूप से आप जिंक की कमी 47% है, आपके आयरन की बात करें 11.5% है। बात करें आपकी कॉपर की तो 4.8% आपको कमी देखने को मिल रही है। एमएन की बात करें तो 4% आपको कमी देखने को मिल रही है। तो इसके अधिक उपयोग करने से अगर जैसे आप जीवाश्म खादों का उपयोग करोगे तो उसकी आपको जो पोषक की कमी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपको धीरे धीरे कम होती, मतलब जो कमी है वो उसकी पूर्ति आपको होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, बात करें गोबरी खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा पशुओं की नस्ल, आयु, उनके भोजन और खाने में निर्भर करती है। कहने का मतलब होता है जो आपका गोबर बनता है मोस्ट रूप से गोबर मतलब जो आपके पशु होते हैं गोबर से आते हैं, तो उसी पशु की नस्ल के जो पशु किस प्रकार का वो मतलब भोजन कर रहा है, किस प्रकार आहार दिया जा रहा है, उसकी मात्रा था भोजन की वह उसकी नस्ल वायु पर निर्भर करेंगे। हर चीज आपको देखने को जो खाद होती है उसकी आयु निर्भर करते हैं। बात करें कार्बनिक खादों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें, आप खादों का वर्गीकरण बात मुख्यतः जो आपके कार्बनिक पदार्थ जो सॉरी कार्बनिक खाद होती है मुख्य रूप से दो टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। उसमें पहली होती है आपकी स्थूल कार्बनिक खाद, दूसरी होती है सांद्रित खाद होती है। तो स्थूल कार्बनिक खाद क्या होती है और सांद्रित कार्बनिक खाद क्या होती है। स्थूल कार्बनिक खाद को हम ब्लैक मैन्योर बोलते हैं, सांद्रित खाद होते हैं कंसंट्रेटेड मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं ब्लैक मैन्योर या कंसंट्रेटेड या सांद्रित खाद या कार्बनिक खाद में, सॉरी जो आपकी कार्बनिक खाद जो स्थूल कार्बनिक खाद होता है सांद्रित कार्बनिक, अंतर क्या डिफरेंस क्या दोनों में। तो आपके स्थूल कार्बनिक खाद इसमें पोषक तत्वों की मात्रा का परसेंट कम होता है। कहने का मतलब होता है जो आपकी स्थूल कार्बनिक होते हैं पोषक तत्व तो उसमें कम होते हैं, क्या होते हैं पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, और जो आपके सांद्रित खाद होते हैं पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी पोषक तत्व होते हैं या जो उसकी मात्रा अधिक होती है इसमें, इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। कहने का मतलब होता है इसका अधिक मात्रा तक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी अधिक इसमें यूज की जाती है, इसमें स्थूल कार्बनिक खाद में। बात करें हम सादी कार्बनिक खाद, इसमें आपकी जो आपका कार्बनिक खाद उसकी मात्रा कम की जाती कंपेरिजन तो स्थूल कार्बनिक खाद के। उदाहरण की बात करें तो स्थूल कार्बनिक का उदाहरण क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें लगाना सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्थूल कार्बनिक खाद कौन सी सांद्रित कार्बनिक खाद है। तो बात करें स्थूल कार्बनिक खाद उदाहरण की बात करें तो एफआईएम आपका पूछने वाला क्वेश्चन है। एफआईएम किसका उदाहरण है, कंपोस्ट हो गया आपका, नाइट सॉइल होगी, हरी खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट होगी, पोल्ट्री खाद होगी, बकरी और भेड़ी की खाद आपको स्थूल कार्बनिक खाद में देखने को मिल जाएगी। बात करें सांद्रित कार्बनिक खाद उदाहरण की बात करें तो इसमें हड्डी का चूर्ण हो गया, जैसे हड्डी का चूर्ण हो गया आपका, रक्त बनी खाद होगी, खलिया होगी। इंपॉर्टेंट है इसमें खलिया खलिया पूछने वाला क्वेश्चन है कि खलिया किसका उदाहरण, तो आपके सांद्रित कार्बन का उदाहरण है। बात करते हैं हम स्थूल कार्बनिक खाद की एक एक अलग अलग से इनका हम ब्रॉडली विस्तार करने वाले हैं अलग अलग खाद का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। बात करते हैं हम गोबरी खाद एफआईएम, जिसे हम फार्म एंड मीनिंग फार्म यार्ड मेन्योर बोलते हैं। इसमें क्या क्या आपकी सामग्री ली जाती है, मोस्टली बात करें तो इसमें आपकी गोबर लिया जाता है, इसमें मूत्र लिया जाता है, और लीटर लीटर का मतलब क्या होता है जो आप जिस तरह आप गाय भैंस को बांधते हो उसके पीछे पीछे मान लो जिस तरह परस होता है उससे जो भी गोबर होता है मूत्र होता है जो मर्दा होती है उसको आप क्या बोलते हैं, लीटर बोल सकते हैं। गोबर मूत्र लीटर से मुख्य रूप से तीन आपके जो आपके तीन पदार्थ होते हैं उसके मोस्टली उपयोग किए जाते हैं।
जो आपकी बिना सड़ी हुई गोबरी खाद सीएन अनुपात की बात करें, उसमें सीएन अनुपात की बात करें तो 100:1 होता है, मतलब जो आप बिना सड़ी हुई खाद जो मतलब अच्छी से सड़ी हुई नहीं उसका सीएन अनुपात 10:1 एक होता है, और आपकी अच्छी सड़ी हुई गोबरी खाद उसका अनुपात 20 से 30:1 आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर 20 से 30:1 किसी सीएन अनुपात है किसी कार्बनिक खाद का, तो वो अच्छी आपकी कार्बनिक खाद मिल जाएगी। अगर और अधिक मतलब कि वो आपको ऑथरेंटी के 20 से 30 अनुपात, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपको 30 से 40 अनुपात 1 आपको करना है, ठीक है। बात करते हैं गोबर, जो आपकी आप गोबरी खाद होती है, फार्म यार्ड मेन्योर होती है, उसकी बनाने की कौन कौन सी विधि आपको प्रचलित है। तो बात करें वर्तमान, एक तो वर्तमान प्रचलित विधि जो आपको चल रही है, आपको नाम याद रखना इसका। एक होती है आपकी संशोधित गड्ढा विधि, मतलब कहने मतलब क्या होता है, गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें गड्ढे का आकार क्या होता है, 3x2x1 लंबाई चौड़ाई आपकी गहराई आपको देखने को मिल जाएगी। 3 इंटू मतलब लंबाई, 2 इंटू चौड़ाई, 1.1 मीटर आपकी गहराई आपको देखने मिल जाएगी, जो एक पशु के लिए 1 वर्ष के लिए पर्याप्त माना जाता है। बलुई मृदा होती है आपकी, जैसे टाइपिंग मिस्टेक देख लें, तो बलुई मृदा उसे बलुई गड्ढा पकड़, जो आपकी बलुई खाद होती है उसमें गड्ढा, जो आप गड्ढा होता है वो आपकी ईंट वगैरह किसी से उससे, सॉरी ईंट वगैरह वो मतलब जो आपकी पक्की मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, उससे बनाया जाता है। जो आपकी संशोधित गड्ढा विधि होती है उसमें जो खाद होती है वो 5 से 6 महीने में सड़कर तैयार हो जाती है, 5 से 6 महीने में सड़कर तैयार हो जाती है। वर्तमान की बेस्ट विधि कौन सी है आपकी, ट्रेंच विधि, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ट्रेंच विधि है। आधुनिक विधि बोलते हैं इसे, वैज्ञानिक विधि बोलते हैं इसे। इसका आविष्कार की बात करें तो सीएन आचार्य, किसने इसका आविष्कार किसने किया, सीएन आचार्य ने किया था। इसमें गड्ढे का आकार क्या रखा था, इसमें लंबाई की बात करें तो इसमें 6 मीटर रखा जाता है, चौड़ाई की बात करें तो 1.5 मीटर रखा जाता है, तो गहराई की बात करें तो 1 मीटर इसमें रखा जाता है। ये आप पूछा जाता है, ये गहराई तो आपको मोस्टली याद रखना पूछ जाती है, 1 मीटर किसमें रखते हैं, ट्रेंच विधि में रखते हैं। विशेषता क्या होती है आपकी ट्रेंच विधि की, अच्छी विधि है तो इसकी विशेषता आपको पूछने के चांस है। इसमें 3 महीने में पहले आधे भाग को बटखने मतलब होते हैं, जो आपका 3 महीने में पहले आधा मतलब कि गड्ढा होता है उसको पहले जो आधा मतलब कि आधे भाग को 3 महीने में भर देना चाहता है, उसके बाद दूसरे आधे भाग को दूसरे दूसरे आधे भाग को भर दिया जाता है। इस कारण एक गड्ढे में पूरे वर्ष भर में सड़ी हुई खाद तैयार होने के लिए पर्याप्त हो जाती है। कहने का मतलब होता है एक गड्ढे में 1 वर्ष के लिए पर्याप्त खाद तैयार हो जाती है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर होगे तो। एफ आई बनाने की उपयोग ट्रेंच विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, मैंने बता दिया पहले ही। ऐसी इंपॉर्टेंट पूछने की कौन सी विधि एफ आई बनाने की सबसे विधि तक ट्रेंच विधि है। एक ढेर लगा के जो आपकी मोस्टली गाँव में उपयोग की जा रही है, वर्तमान की बात करें ढेर लगा के विधि जो आपकी खराब विधि, क्या है खराब विधि, कौन सी है, खराब नहीं सॉरी है खराब विधि, क्या है खराब मतलब कि अच्छी विधि नहीं है। सड़ी हुई गोबरी खाद होती है, एनपी की मात्रा क्या होती है इसमें, 0.5 होती है, 0.25 होती है, 0.5 होती है, मतलब कहने मतलब 0.5, 0.2, 0.5, 0.25, 0.5 होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा पूछा खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं इसमें एनपी की मात्रा। सड़ी हुई खाद की पहचान क्या, उसके क्या क्या उसके गट्ठा, सड़ी हुई खाद में कोई भी गट्ठा नहीं दिखा दिखाने मतलब होता है इसमें, जो आपका गोबर होता है, जो आपका भी जो भी मूत्र होता है, या जो आपका लेटर जो अलग अलग दिखाने एक मिक्स दिखा देता है, जैसे आपको मिक्स को मिक्स के रूप में आपको दिखाई देगा, जैसे अच्छी सड़ी हुई जो अच्छी सड़ी हुई की जो भी खाद उसकी विशेषता है, ठीक है। और दूसरी क्या है इसमें, खाद में बदबू नहीं आनी चाहिए, खाद हल्की 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 रंग व हल्का भूरा होना चाहिए। जो आपकी जो अच्छी खाद होती है उसमें बदबू नहीं आती, उसका रंग की बात तो हल्का भूरा आपको होना चाहिए, वो एक अच्छी खाद मानी जाती है। बात करें हम प्रयोग की विधि, कि इसका कितना उपयोग, मतलब कि जो आपकी खाद्य खाद्य क्रॉप्स जो आपकी खाद्य फसलें होती है, जो आपकी वेजिटेबल्स किस प्रकार उपयोग करते हैं। गोबरी खाद का प्रयोग इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी स्टार लगा इसको। जिसका उपयोग की बात करें तो 3 से 4 सप्ताह पूर्व है, बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व, ये आपको ऑप्शन में 1 महीना मिल सकता है, डाल के भूमि को अच्छे से हल से मिला देना चाहिए, कितने 1 महीने पहले या 3 से 4 सप्ताह पहले मिला देना चाहिए। सभी फसलों में इसकी उपयोग की बात करें तो 10 से 15 टन कितना डालना चाहिए, 10 से 15 टन डालना चाहिए, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। सब्जियों की बात करें उसमें थोड़ी मात्रा बढ़ानी चाहिए, 20 से 25 टन आपको मुख्य रूप से सब्जियों में देखने को मिल जाएगा, और जो नॉर्मल फसलें होती है उसमें 10 से 15 टन, जो सब्जियां होती है उसमें 20 से 25 टन आपको डालना है, ठीक है। स्पेशल नोट है आपको, क्या क्या बोल रहा है ये नोट आपको, मृदा में खादों का उपयोग करने से वायु संचार बढ़ता है। कहने का मतलब होता है जैसे आप मृदा में खाद खादों डालोगे तो उसमें सूक्ष्म पोषकों की मात्रा अधिक होगी, तो जैसे सूक्ष्म पोषकों की मात्रा होगी तो गति करेंगे, तो आपको जो आपके रंध्र होती है उसकी मात्रा आपको, तो वायु संचार आपको अच्छी तरह देखने को मिल जाएगा। जो आपको माइक्रो जो कहने मतलब होता है जो माइक्रोपोर होते हैं, जिसे हम कैपिलरी पोर बोलते हैं, उनकी मात्रा संख्या और मात्रा की उस संख्या उनकी बढ़ जाएगी। एक बार प्रयोग करने की अगर एक बार प्रयोग की गोबर खाद 2 से 3 वर्ष तक, अगर आपने एक बार गोबर खाद प्रयोग कर दी उसका कितने वर्ष तक प्रभाव रहता है, 2 से 3 वर्ष तक उसका प्रभाव रहता है। तो आपको एक बार खाद डालने के बाद में आपको बाद में 2 या 3 साल के बाद में आपको गोबर खाद डालनी चाहिए, हर साल आपको गोबर खाद नहीं डालनी चाहिए। अगर आप कच्ची गोबरी खाद का प्रयोग कर रहे हो तो मूंगफली में कौन सा डिजीज, सफेद लट, सो डिजीज क्या, सफेद लट, आपका जो सब इंसेक्ट होता है उसका प्रकोप हो जाएगा, दीमक का प्रकोप हो जाएगा, खरपतवार का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। कहने का मतलब होता है अगर आप कच्ची गोबरी खाद डाल रहे हो तो उसमें आपकी जो मृदा होती है, जो मूंगफली होती है, उसमें सफेद लट होता है, दीमक होता है, खरपतवार का प्रकोप आपको देखने को मिल जाएगा।
बात करें खाद बनाने के दौरान नाइट्रोजन क्रिया के दौरान जो आपके खाद बनाने से नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार की विधियां होती है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। बात करें सबसे पहले लॉस किस नाइट्रोजन का लॉस किस में होता है, वोलेटिलाइजेशन। क्या होता है, वोलेटिलाइजेशन होता है। आपको इंग्लिश टर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है, हिंदी में जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है एरर, ठीक है। तो वोलेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, वोलेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इस प्रक्रिया के लिए अधिक फास्फोरस अधिक फास्फोरस अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। सॉरी, अधिक फास्फोरस नहीं, अधिक पीएच। क्या है, अधिक पीएच में लिख देता हूँ, पीएच यहाँ पे लिखा हुआ अधिक पीएच, ये अधिक पीएच है। इस प्रक्रिया में अधिक पीएच तथा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यदि वोलेटाइजेशन क्रिया हो रही है उसके लिए क्या क्या घटक आवश्यक होती है, अधिक पीएच होना चाहिए, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस विधि में नाइट्रोजन की हानि अमोनिया के रूप में किस होती है, अमोनिया के रूप में हानि होती है। इस प्रक्रिया द्वारा होने वाले नाइट्रोजन होने वाली हानि को हम जिप्सम या सिंगल सुपर के प्रयोग से हम उसको कम किया जा सकता है। कम, जो आपका जिप्सम होता है, सिंगल सुपर फास्फेट होता है, उसके दौरान इसकी हानि को हम कम कर सकते हैं। दूसरी होती है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। क्या होती है, डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन की हानि होती है, वो N2 गैस है, नाइट्राइट गैस के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके दो लॉस होने वाले हैं, जो आपके खाद बनाते समय दो लॉस होते हैं, नाइट्रोजन का वोलेटाइजेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। अब बात करने वाले हम कंपोस्ट। हमने जो आपकी गोबर खाद उसकी बात कर ली, आप फार्म यार्ड जो आपकी मेन्यू होती है उसकी हमने बात कर ली। अब बात करने वाले किसकी साथियों, कंपोस्ट की बात करें। जो आपकी कंपोस्ट होती है, कंपोस्ट के बाद वर्मी कंपोस्ट की हर डिटेल में आपको हर चीज़ अच्छी तरह बताई। जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर अपना, जो इसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, एग्रोविजन के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, जैसे हमने गोबरी खाद की बात की उसी प्रकार से हम कंपोस्ट की बात करने वाले हैं। कंपोस्ट क्या है क्या नहीं, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं सेशन में। तो कंपोस्ट क्या होता है, एक मिनट साथियों। चलो, ठीक है। तो बात करते हैं कंपोस्ट क्या होता है। शहर, जो आपका शहर फार्म के सह उत्पादों को उपयुक्त तापमान तथा नमी पर अपघटन से प्राप्त उत्पादों को कंपोस्ट कहा जाता है। उत्पादों क्या कहा जाता है, कंपोस्ट कहा जाता है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके। सैट फार्म के सह उत्पादों को उपयुक्त तापमान नमी पर अपघटन से प्राप्त उत्पादों को कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट बनाने की विधि कंपोस्टिंग कहलाती है। जो आपका शहर के और फार्म के सह उत्पाद तो उचित तापमान व नमी, क्या मुख्य रूप से नमी, और दो घटक है, एक तो नमी होता है, एक तापमान। मुख्य रूप से उनको उचित तापमान पर रखने पर कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट बनने की क्रिया कंपोस्टिंग कहलाती है। कंपोस्ट बनने की विधि क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है। कंपोस्टिंग क्या है, जैव रासायनिक क्रिया। पूछा क्वेश्चन क्या है, कंपोस्टिंग क्या है, जैव रासायनिक क्रिया। क्या है दोस्तों, एक जैव रासायनिक क्रिया। इसमें वायवीय और अवायवीय जीवाणु द्वारा कार्य पदार्थों का अपघटन कराकर खाद बनाई जाती है। वायु भी हो सकती है, वायु की उपस्थिति में हो सकती है, वायु की एब्सेंट में भी उसका उपयोग कर सकते हैं हम। बात करें, यह पूर्ण सड़ी हुई खाद कंपोस्ट कहलाती है। कंपोस्ट का निर्माण, सबसे पहले बात करें कंपोस्ट के निर्माण की बात करें, सबसे पहले 1921 में, सबसे पहले 1921 में हचिसन व रिचार्ड ने किया। किसने किया, हचिसन व रिचार्ड ने 1900 कंपोस्ट का निर्माण सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम सन 1921 में हचिसन रिचार्ड द्वारा किया गया था। फार्म कंपोस्ट में 0.5% नाइट्रोजन होता है। शहरी कंपोस्ट की बात हो उसमें 1.5% आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाता है। फार्म कंपोस्ट में होता है 0.5% नाइट्रोजन, और शहरी कंपोस्ट में 1.5% नाइट्रोजन मिल जाता है। अब बात करने वाले हैं हम किसकी, कंपोस्ट बनाने की विधियां। मेथड ऑफ द कंपोस्टिंग की अलग अलग दो विधियां आपको मोस्टली रूप से दो, या मोस्ट रूप से दो विधियां मुख्य रूप से आपको पूछने वाली दो इंदौर विधि है, एक बेंगलोर में, लेकिन विस्तार से 5-6 विधि है जिसका पूरे विस्तार से हम वर्णन करने वाले हैं, ठीक है। बात करें इंदौर विधि की बात करें तो इंदौर विधि में क्या होता है, इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1924 से लेकर 1931 में इसका डिस्कवर किया गया। इस विधि की खोज की बात करें तो अल्बर्ट हावर्ड व यशवंत वार्ड, मतलब वाई एड वार्ड नाम वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर एमपी में किया गया था। इस विधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस विधि में वायु विच्छेदन क्या होता है दोस्तों, इस विधि में वायु विच्छेदन होता है। कौन सा होता है, वायु विच्छेदन होता है। इस विधि में आरएम के रूप में गोबर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, ये पूछो, इस विधि में तापमान भी अधिक होता है। इस विधि तापमान अधिक होती है। ये फार्म कंपोस्ट विधि कहाँ की है, जो आपकी शहर होती है उसमें बनाने की विधि फार्म कंपोस्ट विधि होती है। इसमें गड्ढे का आकार की बात करें तो 10 फीट गड्ढा लंबा होता है, 6.8 फीट चौड़ा होता है, वह 2 से 3 फीट गहरा आप खड्डा देने मिलता है। इस विधि में कंपोस्ट वायु दशा में, जो वायु की उपस्थिति में 4 माह में तैयार हो जाती है। इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि गड्ढे का आकार, गड्ढे का जो 3 से 4 बटा भाग होता है ऊपर का वो खाली छोड़ा जाता है। इस विधि में 3 पलटाई की अवस्था होती है, मतलब जो भी उसकी पलटाई की अवस्था होती है 3 बार पलटाई करते हैं। पहली पलटाई की बात करें 15 दिन पर करते हैं, दूसरी पलटाई की बात करें तो 1 माह में करते हैं, तीसरी पलटाई की बात करें तो वो 2 माह में करते हैं। इस प्रकार तैयार कंपोस्ट होती है, उसमें क्या क्या होता है, कितने नाइट्रोजन की मात्रा, कितने फास्फोरस, तो बात करें तो इस तैयार विधि में मतलब कि आपको नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 0.8% होती है आपकी,
फास्फोरस की बात करें तो उसमें 0.3 से 0.5% होती है, और पोटाश की बात तो 1% आपको देखो। इसकी मुख्य कमी क्या है, इसका मतलब जो ड्रॉबैक क्या है, उसकी कमी क्या है, डिफिशियंसी क्या है इसकी, तो इसमें इसकी श्रम की जो आपकी लेबर की आवश्यकता इसमें अधिक होती है, इसलिए अच्छी विधि नहीं मानी जाती। बात करें तो इंदौर विधि की बात करने वाले हैं हम। बेंगलोर विधि, बेंगलोर विधि की डिस्कवरी की बात करें तो 1939 में किया गया था। इसकी खोज की बात करें तो सी एन आचार्य वैज्ञानिक ने इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस ऑफ बेंगलोर में इसकी डिस्कवर किया था। इस विधि में अवायवीय मतलब कि वायु की अनुपस्थिति में विच्छेदन होता है। इस विधि में तापमान की बात करें तो वो कम रखा जाता है। इस यह विधि शहर कंपोस्ट बनाने की सबसे उपयुक्त है। सबसे अच्छी कंपोस्ट बनाने विधि कौन सी है? बेंगलोर विधि है। शहरी विधि पूछे तो बेंगलोर विधि बतानी है, यह शहरी कंपोस्ट विधि होती है। बात करते हो इसकी विशेषता क्या होती है, बेंगलोर विधि विशेषता की बात करते हो इसमें पलटाई की अवस्था नहीं, जो आपकी जैसे आपकी इंदौर विधि पलटाई की अवस्था, इसमें लेबर की अवस्था कम होती है, पलटाई की अवस्था नहीं होती है। इस विधि में श्रम की अवस्था आपको मतलब कि जो आपकी लेबर की अवस्था कम होती है, कॉस्ट कम लगती है। इस विधि में तैयार की नाइट्रोजन की मात्रा 1% उसी में ज़्यादा मिलती है, फास्फोरस की मात्रा भी 0.5 ज़्यादा होती है, पोटाश की मात्रा भी 1.2%, मतलब इन दो विधि से मोस्टली बेंगलोर विधि में ज़्यादा देखने को आपको मिल जाती है, अच्छी विधि मानी जाती है। बात करते हैं एडगो विधि में क्या होता है। एडगो विधि खोज के बाद सबसे पहले मतलब जो आपकी कंपोस्ट सबसे विधि फर्स्ट विधि कौन सी थी, आपको एडगो विधि थी, 1921 में डिस्कवर किया था। इस विधि इसमें एडगो पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि खोज की बात करें तो अचिसन व रिचार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1921 में इंग्लैंड में किया था। यह कंपोस्ट बनाने की प्रथम विधि मानी जाती है। जो एडगो पाउडर होता है उसका मिश्रण क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, एडोशन में अमोनियम सल्फेट होता है, सिंगल सुपरफॉस्फेट होता है, और म्यूरेट ऑफ पोटास और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसका रेशियो की बात करें, उसका रेशियो क्या होता है, 12:6:5 आपको उपलब्ध देखने को मिल जाता है। इसमें 7 kg मात्रा प्रति हेक्टेयर जैविक पदार्थ का उपयोग होता है। 7 kg की मात्रा के ऑप्शन जैविक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 7 kg प्रति क्विंटल के हिसाब से आपका एडगो पाउडर होता है उसका उपयोग किया जाता है। बात करें नेक्स्ट विधि, तो नेक्स्ट विधि की बात करें तो आपकी जो चौथी विधि होती है उसकी बात करें तो वो चौथी विधि आपकी एक्टिवेंडिस कंपोस्टिंग विधि। कौन सी? एक्टिवेंडिस कंपोस्टिंग विधि, जो 1922 में डिस्कवर की गई थी। इस विधि का आविष्कार फाउस्टर एवं रिंगो ने किया था। इस विधि में सड़ने से पहले गर्म किया जाता है। जो भी आप यूज ले रहे हो, भूसा वगैरह या जो भी गोबर वगैरह जो भी कुछ यूज ले रहे हो, उसको सबसे पहले जलाया जाता है, उसके बाद में उपयोग किया जाता है। आपके लास्ट विधि नेडेप विधि। नेडेप कंपोस्ट क्या होती है? इस विधि की खोज महाराष्ट्र के किसान नेडेप काका, जिसका नाम नारायण देवराव पंडरी पाउंडे ने किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपके प्री पीजी 2023 या 24 में किस आया हुआ क्वेश्चन, की इसकी डिस्कवर किसने किया था, इसका नाम पूछा हुआ, पूरा क्या नाम है। इसकी विधि बाद नेडे विधि की बात करें तो बात करें, अब नोट है स्पेशल आपके लिए, एजेटोबैक्टर की सहायता से बनी कंपोस्ट एजेटो कंपोस्ट कहलाती है। एजेटो कंपोस्ट कहलाती है। एजेटो कहलाती है। सिंगल सुपर फास्फेट की सहायता से बनी कंपोस्ट को सुपर कंपोस्ट कहलाती है। मुख्य विशेषता क्या क्या है नेडे विधि की बात करें तो क्या क्या विशेषता है इसकी? जब टंकी बनाई जाती है, जब आपकी नेडे विधि की टंकी बनाई जाती है, तो टंकी जो तो ईंटों के प्रत्येक परत में 7 इंच चौड़ा छिद्र छोड़ा जाता था। 7 इंच चौड़ा छिद्र छोड़ा जाता है। इस विधि से खाद तैयार करने से जमीन पर 10 फीट लंबा तथा 6 फीट चौड़ा व 9 फीट ऊंचो ईंटों की दीवार बनाई जाती है। इस विधि में गोबर की मात्रा कम डाली जाती है एवं मिट्टी तक खरपतवार की मात्रा अधिक जो जो अभी गोबर की मात्रा कम डाली जाती है, मिट्टी तक खरपतवार की मात्रा अधिक डाली जाती है। इस विधि में लगभग 4 माह 120 दिन में आपकी खाद तैयार मिल जाती है। इसमें प्रकार कंपोस्ट तैयार में सर्वाधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा बात करें तो कंपोस्ट सर्वाधिक नेडे विधि में देखने को मिल जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो 0.5 से 1.5% मिल जाती है। फास्फोरस की बात करें तो 0.5%, पोटास की बात करें 1.2% आपको देखने को मिल जाती है। अब कंपोस्ट विधि के प्रयोग की क्या क्या मतलब कितनी मात्रा ली जाती है जैसे, तो बात करें फसलों में इसकी मात्रा की बात, कंपोस्ट की बात करें तो 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और सब्जियों की बात करें तो 20 टन डाली जाती है। बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व डालकर अच्छे से मिला, जो आपकी आपकी बुआई होती है उसके 3 से 4 सप्ताह पूर्व, 1 माह पहले खाद मिलाकर डालकर उसका उपयोग किया जाता है। कितने? लगभग 1 महीने पूर्व। अब बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट की बात करने वाली, जो आपकी इसके नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या होती है क्या नहीं होती, किस आगे इस विस्तार करने वाले इसकी पूरी डिटेल्स से। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पहले वाले सेशन की भी चाहिए, इसकी भी चाहिए, तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल एग्रोविजन आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कि आप स्लो पढ़ा रहे हो या जल्दी पढ़ा रहे हो, या कोई आपको डाउट है समझने में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना जो एग्रोविजन चैनल है, सॉरी एग्रोविजन जो टेलीग्राम है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।